हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेल्टा ऑनलाइन क्लासेज। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 11th की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के भौतिक जगत का टॉपिक है प्रकृति में मूल बल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये अगली वीडियो है हमारी जिसका नाम है प्रकृति में मूल बल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेसिक फोर्सेस या फंडामेंटल फोर्सेस। प्रकृति में मूल रूप से बलों को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भाग कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे इंग्लिश में हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और चौथे नंबर पे आता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल, जिसे वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो इसको हम समझते हैं एक एक करके, चारों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे इंग्लिश में हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं 2 पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल होता है। यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 2 वस्तुओं के बीच जिनका कोई द्रव्यमान होता है उनके बीच आकर्षण बल होता है। यह एक सार्वत्रिक बल है। सार्वत्रिक बल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है उनके बीच ये बल कार्य करता है। अब देखते हैं अगला क्या है। विश्व में प्रत्येक पिंड अन्य पिंड के कारण बल का अनुभव करता है। यानी कि हर किसी न किसी पिंड का द्रव्यमान होगा तो वो द्रव्यमान वाली अन्य वस्तु के कारण अपने बल का अनुभव करेगा, यानी कि उस पर बल लगेगा। उदाहरण के लिए इस पृथ्वी पर रखी प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के कारण गुरुत्व बल का अनुभव करती है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन पे पृथ्वी के द्वारा बल लगता है, क्योंकि पृथ्वी का भी एक द्रव्यमान है और जो भी वस्तु है उस पे भी एक द्रव्यमान है। तो जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। विशेष बात क्या है इसमें? विशेष बात यह है कि पृथ्वी के परित चंद्रमा तथा मानव निर्मित उपग्रहों की गति और वास्तव में पृथ्वी पर गिरते पिंडों की गति गुरुत्व बल द्वारा ही नियंत्रित होती है। यानी कि जैसे कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो वो भी गुरुत्व बल के द्वारा भी नियंत्रित हो रहा है। और पृथ्वी के चारों ओर भी चंद्रमा है और मानव निर्मित जो भी उपग्रह हैं वो भी चक्कर लगा रहे हैं। वो सब इसी गुरुत्व बल के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यानी कि उनके बीच जो जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो उनके बीच लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, जिसे इंग्लिश में सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, वो इस गुरुत्व बल के द्वारा ही नियंत्रित होता है, जिससे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा पाती है। आगे देखते हैं विश्व की बृहत स्तर की परिघटनाओं, यानी कि विश्व में बड़े स्तर पर जो घटनाएं होती हैं जैसे कि तारों, मंदाकिनियों तथा मंदाकिनीय गुच्छों के बनने तथा विकसित होने में इस बल की प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करता है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसकी परिकल्पना नहीं होती, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स नियंत्रित नहीं होता और जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती। तो इसलिए ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला आता है हमारा विद्युत चुंबकीय बल। अगला है हमारा विद्युत चुंबकीय बल, जिसे इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। विद्युत चुंबकीय बल
आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय बल है वो आवेशित कण यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव उनके बीच लगने वाला बल है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल था। जब आवेश ब्राह्म अवस्था में होते हैं, यानी कि जब आवेशों की गति जीरो होती है, यानी कि उनका वेग है, जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो इस नियम को कूलाम नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि वहाँ पे विद्युत बल कार्य करता है, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं और हिंदी में उसे विद्युत बल कहते हैं। अब आवेश देखते हैं। आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक ऋणावेश और एक धनावेश। तो अगर आवेश हमारे सजातीय होंगे, यानी कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण लगेगा, प्रतिकर्षण बल, यानी कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब देखते हैं विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेश जैसे कि प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये दोनों आपस में विजातीय आवेश हैं, तो इनके बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। अब बात करते हैं गतिशील आवेशों की। ये तो क्या थे? स्थिर आवेश। गतिशील आवेश चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जो आवेश गतिशील होता है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसमें अगर कोई आवेश गति कर रहा होगा तो उसमें चुंबकीय बल भी आएगा, तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों पर बल आरोपित करते हैं। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेश गतिशील होता है तो उस पर हमेशा चुंबकीय बल लगता है, जिसे इंग्लिश में मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अगर हम व्यापक रूप से बात करें तो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव आपस में अविच्छेद, यानी कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस बल को विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं, यानी कि इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, इनका एकीकरण कर दिया है। गुरुत्वाकर्षण बल की भांति विद्युत चुंबकीय बल भी काफ़ी लंबी दूरियों तक कार्यरत रहता है, यानी कि ये दोनों बल ही काफ़ी लंबी दूरी तक कार्य करते हैं। अगला है गुरुत्व बल की तुलना में यह बल बहुत प्रबल होता है, यानी कि जो गुरुत्व बल है और विद्युत चुंबकीय बल है, तो जो विद्युत चुंबकीय बल है इस गुरुत्वाकर्षण बल से काफ़ी प्रबल है। वो भी कितना? 10⁻36 गुना है। यानी कि अगर हमारा गुरुत्वाकर्षण बल एक इकाई है तो हमारा विद्युत चुंबकीय बल 10⁻36 इकाई होगा। अब देखते हैं, हमने अभी तक पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल, तो अब इन दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, तो देखते हैं। अभी इन दोनों का एनालिसिस करेंगे तो उससे हमें पता चलता है कि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश होते हैं, और आवेशों में क्या है? आवेश ऋणात्मक भी हो सकते हैं और आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं। ये ऋणावेश है, ये धनावेश है, तो इनके बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का ही होता है। इससे क्या स्पष्ट होता है? आकर्षण का ही होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किन चीज़ों पर लगता है? जिनमें द्रव्यमान होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसके बाद आता है हमारा प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। तो देखते हैं ये क्या होता है। जो प्रबल नाभिकीय बल होता है वो नाभिक के अंदर ही कार्यरत होता है, जबकि जो हमारे गुरुत्वाकर्षण बल थे और विद्युत चुंबकीय बल थे वो अणु और परमाणु तक ही सीमित थे। अब देखते हैं इसको। नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है, यानी कि जो नाभिक में
जो प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है वो न्यूट्रॉनों को तथा प्रोटॉनों को आपस में बांधे रखता है। अगर यह बल नहीं होता तो हम एक संतुलित नाभिक की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटोनों के बीच अगर हम विद्युत चुंबकीय बल के हिसाब से देखें तो वहाँ पे प्रतिकर्षण होता और प्रतिकर्षण से ये कभी संतुलित नहीं हो पाता। लेकिन जो हमारा विद्युत चुंबकीय बल है वो नाभिक के अंदर कार्य नहीं करता है। यहाँ पे एक अलग बल की कल्पना की गई है जिसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। आगे देखते हैं, इससे क्या स्पष्ट है कि बिना किसी आकर्षी बल के प्रोटॉनों में पारस्परिक प्रतिकर्षण के कारण कोई भी नाभिक असंतुलित हो जाएगा। यह प्रबल बल सभी मूल बलों में प्रबलतम है। यह बल सभी से ज़्यादा प्रबल है। अगर यह बल प्रबल नहीं होता तो इसका एक संतुलित नाभिक की कल्पना नहीं कर सकते, जो कि प्रबलता में विद्युत चुंबकीय बल का 100 गुना है। यह आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि प्रोटॉन के बीच लगने वाला नाभिकीय बल और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला नाभिकीय बल और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला नाभिकीय बल बराबर होता है। इसमें कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता, इसमें सिर्फ आकर्षण ही होता है। ये आकर्षी बल है, इसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। और इसका जो क्षेत्र है वो 10⁻⁻15 मीटर है, यानी कि ये केवल नाभिक के अंदर ही कार्यरत है। इस बल का प्रभाव इलेक्ट्रॉनों पर नहीं पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन पे इस प्रबल नाभिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हैं वो क्वार्क से बने हुए होते हैं, जिनका आप आगे बड़ी कक्षाओं में डिस्कस करेंगे। अगला आता है हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, जिसे इंग्लिश में हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल केवल निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे नाभिक के बीटा 6 में प्रकट होते हैं। यानी कि जो दुर्बल नाभिकीय बल है केवल बीटा 6 में प्रकट होते हैं, यानी कि तभी लगते हैं। बीटा ये माइनस है। बीटा -6 में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक आवेशित कण, जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, उत्सर्जित होता है। और बीटा +6 में हमारा एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो उत्सर्जित होता है। और जो दुर्बल नाभिकीय बल हैं उनकी जो रेंज है वो है 10⁻16 मीटर और हमारे प्रबल नाभिकीय बल की रेंज है 10⁻15 मीटर। ये यानी कि जो दुर्बल नाभिकीय बल हैं और प्रबल नाभिकीय बल हैं ये केवल नाभिक के अंदर ही लगते हैं। अब देखते हैं हम बलों का एकीकरण। तो अभी तक हमने पढ़ा है प्रकृति में मूल बलों को। तो प्रकृति में मूल बल 4 हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स है। इनमें सबसे प्रबलतम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद आता है दुर्बल नाभिकीय बल यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और उसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि सबसे जो दुर्बल बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखते हैं हम बलों का एकीकरण। तो बलों के एकीकरण में क्या है, न्यूटन ने पार्थिव तथा खगोलीय प्रभाव क्षेत्रों को अपने गुरुत्वाकर्षण के सर्वमान्य नियम के अधीन एकीकृत किया है। यानी कि न्यूटन ने जो पार्थिव है और जो खगोलीय प्रभाव क्षेत्र हैं उनको गुरुत्वाकर्षण के अंदर ले लिया है। उसी प्रकार ओस्टर्ड तथा फेराडे ने प्रायोगिक खोजों द्वारा दर्शाया है कि व्यापक रूप में विद्युत तथा चुंबकीय परिघटनाएं अविच्छेद हैं। यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, जो कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मैक्सवेल ने क्या खोज की है, मैक्सवेल ने बताया है कि प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इसलिए
विद्युत चुंबकीय तथा प्रकाशिकी को एकीकृत किया है। यानी कि इसने बताया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकीय समायोजित हैं, यानी कि उनका एकीकरण किया है मैक्सवेल ने। अब देखते हैं आइंस्टाइन ने क्या किया। आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण तथा विद्युत चुंबकत्व को एकीकृत करने का प्रयास किया था, लेकिन वो इस अपने साहसिक कार्य में सफल नहीं हो पाए थे। और अभी तक इन बलों के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। हमारे चारों बल जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है, और दूसरे नंबर पे है विद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है जिसे शॉर्ट में प्रबल बल भी बोलते हैं, और दुर्बल नाभिकीय बल है। तो इनके एकीकरण की भी खोजें और प्रक्रियाएं और प्रयोग चल रहे हैं जो अभी तक जारी हैं। इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर